नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं अपने इस विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10 के साथ। बुलेटिन में कई बड़ी खबरों पर विस्तार से रहेगी हमारी नजर। मैं हूं शहला निगार। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों यानी कि हेडलाइंस के साथ। चुनाव की घोषणा के साथ ही दक्षिण के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के जगतियाल और कर्नाटक के शिमोगा में करेंगे रैली। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में होगा रोड शो। बिहार में गठबंधन पर बातचीत के लिए आज दिल्ली आएंगे नीतीश कुमार, तो वहीं बीजेपी के यूपी कोर ग्रुप की भी होगी बैठक। केंद्रीय चुनाव समिति लेगी प्रत्याशियों के नाम पर आखिरी फैसला। विपक्षी गठबंधन के घटक दल भी सीट बंटवारे पर करेंगे माथापच्ची। इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर जारी नहीं करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय स्टेट बैंक को आज देना है जवाब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं होंगे पेश। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े केस में ईडी ने आज किया था तलब। वहीं आबकारी मामले में 21 मार्च को होगी पूछताछ। देश में पहली बार लगेगा स्टार्टअप महाकुंभ। आज से 20 तारीख तक बड़े पैमाने पर भारत मंडपम में जुटेंगे स्टार्टअप और निवेशकों के साथ भावी उद्यमी। बिहार के खगड़िया में दर्दनाक सड़क हादसा। कार और ट्रैक्टर की भीषण टक्कर में 8 लोगों की हुई मौत, कोई घायल नहीं, कई घायल। और वहीं कोलकाता के निर्माणाधीन इमारत गिरने से 2 लोगों की हुई मौत। रूस में बरकरार रहेगी व्लादिमीर पुतिन की सरकार। लगभग 88% वोटों के साथ जीता राष्ट्रपति का चुनाव। महिला प्रीमियर लीग को मिला नया चैंपियन। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता खिताब। फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे 24 की चुनौती की। तो चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन साउथ पर अब वो निकल गए हैं। प्रधानमंत्री आज दक्षिण भारत के 3 राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम आज सबसे पहले तेलंगाना के जगतियाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक का रुख करेंगे, जहां पर वो शिमोगा में एक चुनावी जनसभा कर भाजपा प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगे। इसके बाद सबसे अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री यहां पर कोयम्बटूर में एक रोड शो करेंगे। शिमोगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की तैयारियों को लेकर स्थानीय सांसद BY राघवेंद्र से बात की है हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमोगा आ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए शिमोगा के 3 बार के सांसद BY राघवेंद्र मौजूद हैं। उनसे हम तैयारियों के बारे में जानते हैं। पीएम आ रहे हैं शिमोगा जिले में। पहले यहाँ कितने डिस्ट्रिक्ट के लोग आएंगे, कितने लोग यहाँ पहुंचेंगे, उसके लिए क्या क्या तैयारी है? Blessing of Shimoga Parliament constituency people within a 1.5 year. Third time we have to taking the blessing from Modi ji. This is the 3rd visit for this Malnad area. First time in the time of inauguration of airport, second time in the time of assembly election, and this is the 3rd time. 2019 में मैं आपके चुनाव में आया था। उस समय आपका मार्जिन 2 लाख का था। एक बार फिर आप चुनावी मैदान में हैं। क्या क्या विकास कार्य हुआ है जिसके आधार पर हम कहेंगे कि इस बार आपका मार्जिन बढ़ेगा या क्या होगा? 100% मार्जिन बढ़ेगा, but it is not from me, blessing of Modi ji. You know, in the first term of Modi ji's government, they tried to close the whole potholes of the Congress government misuse in our nation. But in this time, in the time of second period of Modi ji's government, they gave a lot of program regarding Ram Mandir, Article 370,
common civil code and capital investment, infrastructure development. जो विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को यहाँ हार मिली, लोकसभा का चुनाव सामने है, 28 सीटें हैं, तो क्या उम्मीद करें उसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या भैया? व्हाट विल बी इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि विधानसभा में कांग्रेस की सरकार है। No. Actually, our Karnataka voters, very brilliant voters in our country. They know in the time of Jilla Panchayat election how to vote for in the time of that election. In the assembly election, especially in the parliament election, they will think about a nation. जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और एक जो सभा जो लगभग 2.5 लाख लोगों की ये होगी, उन्हें संबोधित करेंगे। कैमरामैन राजेश रिकी के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दल उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में व्यस्त हैं। लोकसभा की बाकी बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम के चयन के लिए आज यूपी समेत कुछ और राज्यों के बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक दिल्ली में होगी। यूपी की 80 में से बीजेपी ने अपने सहयोगियों को 6 सीटें दी हैं। बीजेपी यूपी में निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल, अनुप्रिया पटेल और आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। अभी तक 2 सूची के जरिए बीजेपी ने कुल 267 लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। यूपी कोर ग्रुप की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। दरअसल कोर ग्रुप की बैठक के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मोहर लगेगी। और अब बात करते हैं बिहार में एनडीए की। आज नीतीश कुमार पटना से दिल्ली आ रहे हैं, जहां पर उनके बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी मुलाकात होनी है। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर आखिरी मोहर के लिए नीतीश आज बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। अब देखना होगा कि जेडीयू, बीजेपी और बाकी घटक दलों के बीच कितनी सीटों का बंटवारा होता है। कहा जा रहा है कि कल मंगलवार को बिहार के लिए एनडीए के सीट बंटवारे की घोषणा हो सकती है। बीजेपी पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रमुख चिराग पासवान के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति बना चुकी है। तो एक तरफ एनडीए अपने कुनबे को मजबूत करने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन में दल तो मिल गए हैं, लेकिन लगता है कि दिल अभी भी नहीं मिल पाए हैं। कल जब मुंबई के शिवाजी पार्क में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर रैली हुई, तो मंच पर फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती, डीएमके नेता स्टालिन जैसे अलग अलग दलों के नेता शामिल हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का चेहरा नजर नहीं आया। अखिलेश ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो चुनावी तैयारियों के कारण व्यस्त हैं, इसलिए रैली में शामिल नहीं होंगे। अब अखिलेश का रैली से नदारद होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच आज विपक्षी गठबंधन के घटक दलों में सीटों के बंटवारे पर दिल्ली में एक बैठक हो सकती है। और कांग्रेस की चुनावी तैयारियों के बीच राहुल गांधी नए विवाद में फंसते दिख रहे हैं। राहुल ने देश की जांच एजेंसियों के साथ साथ चुनाव आयोग को कहा है कि एक दिन जब बीजेपी सरकार बदलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। राहुल के बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये वो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। हमें याद है वो इमरजेंसी का दौर, जब एक के बाद एक इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने उसके द्वारा दुरुपयोग किया, और वही मानसिकता लेके यह बयान कर रहे हैं। जो प्रजातंत्र में इंस्टीट्यूशंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनको धमकी भरे वक्तव्य अपने आप में प्रजातंत्र को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं। राहुल गांधी वही कर रहे हैं। क्या ये मोहब्बत की दुकान है या ये धमकी की दुकान है? जिस प्रकार की धमकी राहुल गांधी दे रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो ईडी और सीबीआई पर कार्रवाई कराएंगे। पहले तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कांग्रेस पार्टी
अगले 50 सालों तक शायद सत्ता में आएगी, ये भी एक पूछने वाला विषय है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगे। उन्होंने ईडी के समन को अवैध बताया है। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट की धारा 50 के तहत समन जारी किया था। वहीं दिल्ली आबकारी नीति मामले में भी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 21 मार्च को बुलाया है। ईडी ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया है। ये केजरीवाल को ईडी का 9वां समन है। पिछले समन पर पेश नहीं होने पर अरविंद केजरीवाल को शनिवार को जमानत मिली है। गौरतलब है कि दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय एजेंसी ने पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इसके बाद एजेंसी ने उन्हें 21 नवंबर, 3 जनवरी, 18 फरवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को 8वां समन भेजा था। मुख्यमंत्री केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए, बल्कि केंद्र सरकार पर एजेंसी के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए समन को नियमों के खिलाफ बता रहे हैं। और हमारे संवाददाता निशांत राय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निशांत, आज भी पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, बल्कि वो तो समन को ही गैर कानूनी बता देते हैं। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। अब वो कह रहे हैं कि जब जमानत मिल गई है तो फिर बार बार समन क्यों? क्या जमानत मिल जाना आगे समन जारी नहीं होने का आधार बन सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये मामला दूसरा है। जो जमानत मिली है वो शराब घोटाले में जो लगातार सम्मन जारी किए गए थे उसके लिए मिली है, और ये मामला दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा है। दिल्ली जल बोर्ड में 2 वित्तीय अनियमितताएं हैं, जिसके चलते ईडी ने सम्मन जारी किया है। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा जो मुख्य अभियंता थे अरोड़ा, उनके द्वारा एक टेंडर जारी किया गया था एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कि एलिजिबल नहीं थी उस टेंडर को हासिल करने के। लगभग 38 करोड़ के आसपास का टेंडर था, और बाद में जांच में पता चला था कि वो एलिजिबल नहीं था और फर्जी कागजात के जरिए टेंडर हासिल किया गया। और जगह जगह ईडी ने इसके लिए जांच भी की थी और तमाम दस्तावेज जुटाए थे, और उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में ईडी ने सम्मन जारी किया था। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड में एक और मामला है कि अलग अलग जगह पेमेंट भुगतान के लिए ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई थी, और उस मशीन के द्वारा जो है पेमेंट दी जा रही थी। लगभग 10 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट की गई, जो कि दिल्ली जल बोर्ड के खाते में नहीं आई, और यह घोटाला लगभग 14 करोड़ से ज्यादा का है। इन 2 मामलों में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन जारी किया, जिसमें उनसे पूछताछ करने की बात कही, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार अपने उसी स्टैंड पर खड़ी हुई नजर आ रही है, जिसमें उसका कहना है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को चुनाव से रोकने के लिए इस तरीके से सम्मन जारी किए जा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि यही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे जो लगातार जब विपक्ष में थे और जब आंदोलन कर रहे थे तो तमाम नेताओं को कहते थे कि अगर आप पाक साफ हैं तो आप पूछताछ में हिस्सा लीजिए, और जाहिर सी बात है कि जब आप पाक साफ हैं तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आखिर अरविंद केजरीवाल ईडी के तमाम सवालों से क्यों बच रहे हैं, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे अब दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, जो दिल्ली जल बोर्ड के अधीन घोटाला हुआ है, इसका मामला हो? बिल्कुल, सवाल यही है कि जो शुचिता की बात करते थे, राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, वही पारदर्शिता नहीं रख रहे हैं, शुचिता नहीं रख रहे हैं, और जिन सिद्धांतों को लेकर वो आगे चले थे उन्हीं सिद्धांतों के खिलाफ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप इतने पाक साफ हैं तो फिर आप सवालों के जवाब क्यों नहीं दे देते हैं? देखिए, बिल्कुल ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक और सम्मन जारी किया है, जिसमें 21 तारीख को शराब घोटाले में पूछताछ होनी है अरविंद केजरीवाल से। और चूंकि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में भी लगातार जांच से बच रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड का जब बारे में पूछताछ होनी थी, इससे भी अरविंद केजरीवाल आज उन्होंने साफ इंकार कर दिया है। हालांकि इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी दोपहर 1 बजे अपनी सफाई पेश करेगी, लेकिन सवाल यही उठता है कि अरविंद केजरीवाल आखिर जांच से क्यों भाग रहे हैं। और लगातार बीजेपी इसको लेकर अरविंद केजरीवाल को जहां कटघरे में खड़ा कर रही है, वहीं अरविंद केजरीवाल जो स्वयं सभी राजनीतिक दलों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर राजनीति में आए थे, तो कहीं ना कहीं वो अपने ही मापदंडों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल
वाकई अगर कुछ गलत नहीं है, चाहे जल बोर्ड का मामला हो, चाहे शराब घोटाला हो, तो उसमें उनको आगे आके जांच में सहयोग करना चाहिए और खुद पाक साफ है, सभी को दिखाना चाहिए। ना तो इससे चुनाव प्रभावित होगा और ना ही किसी तरीके की स्थिति बनेगी। बिल्कुल निशांत, अगर उन्हें ये लगता है कि इस हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, तभी ये आभास होता है कि भाई गिरफ्तारी हो सकती है। अगर कुछ नहीं किया है तो गिरफ्तारी क्यों होगी? देखिए, बिल्कुल भारत जैसे देश में न्याय प्रक्रिया जो है कहा जा सकता है कि यहाँ तो तमाम उन लोगों को भी पूरी तरीके से उनकी बात सुनी गई जो सीधे तौर पर आरोपी नजर आए थे। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर इस तरीके से न्याय प्रक्रिया की अवहेलना करेंगे तो जो आम जनता है उस पर भी एक प्रभाव जो है वो दूसरा पड़ेगा और जनता सोचेगी जब मुख्यमंत्री संवैधानिक चीजों को नहीं मान रहे हैं तो जनता किस तरीके से इसको लेकर आगे बढ़े। अरविंद केजरीवाल को ईडी के सवालों का जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए और हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अगर पिछली बार बात करें तो उन्होंने कुछ शर्तें रख दी थी जांच एजेंसी के सामने कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाब देंगे, उनको सवाल लिखकर भेजे जाएं, इस तरीके की तमाम तरह की बातें। इससे पहले हमने देखा था कि ईडी के जो अधिकारी हैं वो उनके घर भी पहुंचे थे, लेकिन उनको उनके घर में घुसने नहीं दिया गया, उनसे पूछताछ नहीं करने दी गई। तो तमाम तरीके के सवाल उठते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों ही सवालों से क्यों बच रहे हैं, जांच से क्यों बच रहे हैं और इसको पॉलिटिकल इसका राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं। निशांत, आप जरा मोटा मोटी हमारे दर्शकों को ये भी समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये जो जल बोर्ड मामला है जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया, क्या कुछ है ये मामला? देखिए, इसमें दो मामले हैं जो वित्तीय अनियमितता के हैं। पहला मामला है जगदीश कुमार अरोड़ा जब दिल्ली जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर हुआ करते थे तो उन्होंने एक टेंडर जारी किया था जो कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिया गया था और उसके बाद ये पता चला था एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं थी। उसने फर्जी कागजात के जरिए टेंडर जो है वो हासिल किया। जांच के बाद पता चला कि तमाम वो लोग जो कि इस टेंडर प्रक्रिया से जुड़े थे उनको इस संस्था के द्वारा लाभ दिया गया। इसके अलावा दूसरी जो वित्तीय अनियमितता है वो है दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा जगह जगह पेमेंट भुगतान के लिए ऑटोमेटिक मशीनें एक संस्था के द्वारा लगाई गई। उसमें पेमेंट दी गई जो कि 10 करोड़ से ज्यादा थी और टोटल पेमेंट 14 करोड़ से ज्यादा थी जो कि दिल्ली जल बोर्ड के खाते में नहीं पहुंची। इसके अलावा जिस कंपनी ने ये ऑटोमेटिक मशीनें लगाई थी उस कंपनी के टेंडर को और बढ़ा दिया गया। तो ये दो बड़े सवाल हैं जिनको लेकर ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल से जो है पूछताछ करना चाहती है कि क्या मामला रहा दिल्ली जल बोर्ड का, जिससे कि अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल बचते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए निशांत, आप अपनी नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले पर, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे, ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल धन्यवाद हमारे दर्शकों से अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए DT न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूँगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DT न्यूज़। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में चुनावी बॉन्ड नंबर का खुलासा नहीं करने और अदालत के फैसले का पूरी तरह से पालन नहीं करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक को फटकार लगाई थी। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने SBI को नोटिस जारी करके मामले में 18 मार्च को अपना जवाब देने को कहा था। कोर्ट ने 11 मार्च के फैसले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI से स्पष्ट कहा था कि बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत दिया जाए, लेकिन SBI ने यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया जो प्रत्येक इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रिंट रहता है। SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा दिया है उसके मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच 12,156 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा दिया गया। और बिहार में आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। खगड़िया जिले में कार और ट्रैक्टर के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। इस दुखद हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। घायलों का नजदीक के अस्पताल में इलाज चल रहा है। और दक्षिण कोलकाता के मेटिया ब्रिज में रविवार रात एक 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई। मलबे के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। अब तक 13 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। कुछ लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है, तो वहीं बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजन को 5 लाख और घायलों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की राशि क्षतिपूर्ति के तहत दी जाएगी। अजमेर के आगे मदार स्टेशन के पास एक ट्रेन हादसा हो गया। कल रात करीब 1 बजे साबरमती आगरा कैंट ट्रेन का इंजन और 4 जनरल कोच पटरी से उतर गए। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए समीप के अस्पताल में ले जाया गया है। दुर्घटना स्थल पर रेलवे के अधिकारी पहुंच गए हैं। ट्रैक का रेस्टोरेशन कार्य शुरू हो गया है। रेलवे द्वारा अजमेर स्टेशन पर हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। इसके साथ ही साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर इस तरह है 014524294642। इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। इस डिरेलमेंट के कारण से इंजन और 4 जो जनरल के डब्बे थे उनका अवपतन हो गया है। हमारे अधिकारी जो है दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुंच गए हैं। कोई भी जनहानि नहीं हुई है इस पूरे घटनाक्रम में, और कुछ जो मामूली चोट लगी थी पैसेंजर्स को, उनको तुरंत ही पास के अस्पताल में ले गया है। हमारे जो दुर्घटना राहत गाड़ी होती है वो भी साइट पर पहुंच चुकी है। राहत पहुंचाने का काम तुरंत कर दिया गया है और जो रिस्टोरेशन का काम है वो भी शीघ्र कर दिया गया है। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को एक क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किया। उन्होंने गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप समूह के बीच चलने वाली पहली उड़ान सेवा को झंडी दिखाई। एयरलाइन की निर्धारित उड़ानें आज से शुरू हो रही हैं। आज से चरणबद्ध तरीके से गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और बेंगलुरु, हैदराबाद, जलगांव, अगत्ती, पुणे, नांदेड़ तथा बेंगलुरु, हैदराबाद एवं पुणे से सिंधुदुर्ग, जलगांव, नांदेड़ और गोवा के बीच निर्धारित उड़ानें संचालित होंगी। ये नए हवाई संपर्क पूरे देश में बेहतर हवाई यातायात की मांग को पूरा करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बढ़ाएंगे। इससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि व्यापार एवं वाणिज्य को भी बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को किफायती समय पर सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा का अनुभव प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को सामर्थ्य मिलेगा।
भारतीय नौसेना के स्टेशन कमांडरों की कार्यशाला का तीसरा संस्करण आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार उद्घाटन और समापन भाषण देंगे। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में 100 से अधिक स्टेशन कमांडर, यूनिट प्रमुख और कमांडिंग अधिकारी लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और देश भर में फैले सभी नौसैनिक स्टेशनों के समग्र प्रशासन में सुधार के लिए मंथन करेंगे। कार्यशाला की मुख्य विशेषताओं में नेवल वेलफेयर और वेलनेस एसोसिएशन की भागीदारी सहित नौसेना मुख्यालय कर्मचारियों, कमान मुख्यालय कर्मचारियों और स्टेशन कमांडरों द्वारा पेशेवर प्रस्तुतियां शामिल हैं। भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पिछले 1 साल में 1 लाख से अधिक पेटेंट प्रदान किए हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए सरकार के उपायों के चलते ये नतीजे आए। बयान के मुताबिक इस दौरान भौगोलिक संकेत GI पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो इससे पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि पेटेंट कार्यालय ने 1 वर्ष के भीतर अभूतपूर्व 1 लाख पेटेंट प्रदान किए हैं। 15 मार्च 2023 से इस साल 14 मार्च के बीच देश भर में कुल 1,01,311 पेटेंट दिए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस समय अवधि में प्रत्येक कार्य दिवस पर 250 पेटेंट दिए गए। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में पेटेंट कार्यालय को अब तक के उच्चतम 90,300 पेटेंट आवेदन प्राप्त हुए। पेटेंट अनुदान के साथ साथ GI पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुना वृद्धि दर्शाती है। वर्तमान में भारत में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 98 नए पंजीकरण के साथ 573 पंजीकृत GI हैं। इसके अतिरिक्त कॉपीराइट पंजीकरण रिकॉर्ड तोड़ 36,378 तक पहुंच गया है, जो रचनात्मक क्षेत्र के भीतर विशाल संभावनाओं को रेखांकित करता है। डिजाइन के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक की सबसे अधिक संख्या में पंजीकरण हुए। साथ ही साथ कुल 27,819 साथ ही 30,450 आवेदनों का अंतिम निपटान हुआ। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से ही जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। अदानी समूह अगले वित्त वर्ष यानी 2024 और 25 के दौरान 1.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है। ये निवेश पोर्ट से लेकर ऊर्जा, एयरपोर्ट, सीमेंट और मीडिया कारोबार में किया जाएगा। अदानी समूह का वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए प्रस्तावित पूंजीगत खर्च चालू वित्त वर्ष की तुलना में किए जाने वाले अनुमानित खर्च से 40% अधिक है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर के दौरान अमेरिका को भारत का स्मार्टफोन निर्यात बढ़कर 3.53 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो वित्त वर्ष 2022 और 23 की समान अवधि में 99.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर के दौरान स्मार्टफोन के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 7.76% हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 2% थी। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बीमा उत्पादों की गलत बिक्री रोकने के लिए कहा है। साथ ही खाताधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। वित्तीय सेवाओं के सचिव विवेक जोशी का कहना है कि वित्तीय सेवा विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बैंक और जीवन बीमा कंपनियां ग्राहकों से पॉलिसी खरीदने के लिए धोखाधड़ी वाले और अनैतिक तरीके अपना रही हैं। जोशी ने कहा कि इन मामलों को देखते हुए बैंकों को संवेदनशील बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बैंकों से खाताधारकों के हितों को सबसे अधिक महत्व देने को कहा गया है। भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पिछले 1 साल में 1 लाख से ज्यादा पेटेंट किए हैं। पेटेंट कार्यालय ने 15 मार्च 2023 से लेकर 14 मार्च 2024 के बीच 1 लाख से ज्यादा पेटेंट दिए गए। इस तरह रोजाना करीब 250 पेटेंट जारी हुए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ये जानकारी दी। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2023 और 24 में 98 नए GI पंजीकृत किए गए और 31 मार्च तक 62 अन्य को पंजीकृत किए जाने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के बाद से म्यूचुअल फंडों ने पेटीएम में अपनी 1/4 हिस्सेदारी घटाई है। नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट से पता चला है कि फरवरी के अंत में म्यूचुअल फंडों के पास पेटीएम के 3.28 करोड़ शेयर थे, जो जनवरी के अंत की तुलना में 26% कम है। प्राइवेट क्षेत्र का ऋणदाता बंधन बैंक जल्द ही क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा।
बैंक अप्रैल या मई में इसका ऐलान करेगा। बंधन बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व एग्जीक्यूटिव पीयूष झा को क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो का प्रमुख बनाया है। पीयूष झा बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड से जुड़े थे। कोलकाता स्थित ऋणदाता में कई बार बैंकर शामिल हुए हैं। बंधन बैंक बीते 10 वर्षों से कारोबार कर रहा है, लेकिन वह यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाले नवीनतम ऋणदाताओं में से एक है। बनासकांठा एक ऐसा जिला जहां पर निचले जल स्तर के कारण किसान परेशान थे। ऐसे में कुछ पढ़े लिखे प्रगतिशील किसान आगे आए और जल संचयन की एक अनूठी मुहिम उन्होंने चलाई। 5 युवाओं ने अपने खेत में एक विशेष तालाब बनाया और जब पहली बारिश हुई तो आसपास के खेतों और नदियों का सारा पानी उस तालाब में चला गया। डीसा के कुछ युवाओं ने जल संचयन के कुछ अन्य मार्गों को भी अपनाया। जो किसान ऊंचाई वाले क्षेत्र में खेती करते हैं उन तक उन्होंने खेत तालाब के पानी को बिना किसी मोटराइजेशन के पहुंचाने के लिए फुट वॉल्व प्रणाली की भी इजाद की। इसके लिए एक वॉल्व खेत तालाब में ज्यादा गहराई में लगाया गया और दूसरा ऊंचाई वाले खेत में लगाया गया और इस प्रकार बिना मोटर के आज कई किसान खेत तालाब से 700 फीट तक अपने खेतों तक ये पानी आसानी से पहुंचा पा रहे हैं और समृद्धि के नए आयाम लिख रहे हैं। ये शिक्षित किसान दूसरों को जल संरक्षण के बारे में सिखा रहे हैं। ये दृश्य ही जिले की जल संचयन की उपलब्धि को बताने के लिए काफी है। 2 साल पहले डिसा तालुका के किसानों ने वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए अपने खेत में एक बड़ा फार्म टैंक बनाया और अब वो फसल उगाने के लिए उस फार्म टैंक के पानी का उपयोग करते हैं। इससे इन्हें हर साल खेत से 5 से 7 लाख रुपए कमाने का मौका मिलता है। दरअसल अनियमित और अपर्याप्त वर्षा वाले बनासकांठा जिले में साल 2015 और 17 में भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे लाखों लीटर पानी खेतों से रेगिस्तान में बह गया। इतनी भारी बारिश से भी किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। बनासकांठा जिले में पानी का स्तर इतना नीचे चला गया था कि किसानों को 1200 फीट के 4 बोर करने के बाद भी पानी नहीं मिल रहा था। तब डीसा तालुका के आनंद भाई और प्रगतिशील किसानों की एक टीम ने अपने खेत में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए अपने खर्च पर एक खेत तालाब बनाया। नतीजा ये हुआ कि वर्षा का पानी इसमें जमा होने लगा और जिले के किसान इसका फायदा उठाने लगे और फिर इसी तर्ज पर कुछ और खेत तालाब भी बनाए गए, जिससे जिले के 700 किसानों ने अपने खेतों में 700 लाख लीटर वर्षा जल एकत्रित कर तीनों मौसमों में खेती की और समृद्धि के उच्चतम स्तर को हासिल किया। इससे उन्हें हर साल खेत से 5 से 7 लाख रुपए कमाने का मौका मिलता है। एना माटे मैं जल संचय टीम बनावी, जेमां प्रतापभाई जाट छे, मुकेशभाई, दशरथभाई, रमेशभाई नो साथ सहकार मळ्यो। ए अनुसंधाने 2021-22 में अमे 200 जेटली खेत तलावड़ीओ खेडूतो जोड़ेथी बनावी। साथे साथे बोर रिचार्ज अने कुवा रिचार्जनो अभियान पण चलाव्यो। पहला वर्षे 1200 जेटला खेडूतोए बनासकांठाना खेडूतोए बोर रिचार्ज कर्यो। एना पछी 2023 में आ जे अभियान छे अने पूर जोरथी चलाव्यो। ते अंतर्गत बनासकांठा एकलामां 700 जेटली खेत तलावड़ीओ बनी अने समग्र गुजरात अने दक्षिण राजस्थान में पण घणा बधा खेडूतोए खेत तलावड़ी बनावी। डीसा के इन युवाओं ने जल संचयन के कुछ अन्य मार्गों को भी अपनाया। जो किसान ऊंचाई वाले क्षेत्र में खेती करते हैं उन तक इन्होंने खेत तालाब के पानी को बिना मोटराइजेशन के पहुंचाने के लिए फुट वॉल्व प्रणाली की इजाद की। इसके लिए एक वॉल्व खेत तालाब में ज्यादा गहराई में लगाया गया और दूसरा ऊंचाई वाले खेत में। इस प्रकार बिना मोटर के आज कई किसान खेत तालाब से 700 फीट तक अपने खेतों तक ये पानी आसानी से पहुंचा पा रहे हैं। जल संचय टीम प्रेरणा और मार्गदर्शन थी मैं एक खेत तलावड़ी बनावी छे अने आ खेत तलावड़ी में संपूर्ण वरसादी पानी संग्रह करवामां आवे छे। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों ने बोर रिचार्ज की भी नई पद्धति को अपनाया और अपने बोरिंग के पास गड्ढा करके उसमें कंकड़, पत्थर और रेता डालकर वर्षा जल से बोरिंग को रिचार्ज किया। इससे स्वच्छ जल एकत्रित होने लगा और भूजल स्तर गिरने की समस्या खत्म होने लगी। नतीजा, जिले के कई किसानों के जीवन में विकास की एक नई सुबह हुई। ये दिसा तालुक के मालगढ़ गांव की झील है। झील के पानी को बिना मोटराइजेशन के ऊंचाई वाले इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। बोर रिचार्ज, फुट वॉल्व
और टिलर से किसानों को इतना फायदा हुआ है कि आज डिसा तालुक के लक्ष्मीपुरा गांव के 80% किसानों ने बोर रिचार्ज पद्धति को अपना लिया है और भूजल स्तर को गहराई तक जाने से रोक दिया है। आज बनासकांठा के किसान कर्ज से मुक्त हैं और खुशहाल और समृद्ध जीवन जी रहे हैं, जो अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बनासकांठा से श्वेता यादव और सरफराज नागौरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए डीडी न्यूज। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मेक इन इंडिया का असर भारत से होने वाले निर्यात पर काफी ज्यादा पड़ा है। देश से होने वाला निर्यात फरवरी में 20 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। जिन देशों में भारत से निर्यात बढ़ा है उनमें अमेरिका, UAE, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इन देशों में निर्यात में 2 अंकों की वृद्धि देखने को मिली है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद बीते वर्ष दिसंबर से लगातार 3 महीनों तक निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि वर्ष 2023 की ज्यादातर अवधि में वस्तु निर्यात वृद्धि ऋणात्मक दायरे में थी। भारत के लिए निर्यात का सबसे शीर्ष देश अमेरिका रहा, जिसको भारत से होने वाला निर्यात फरवरी में 22% बढ़कर $7.2 अरब हो गया। जनवरी में अमेरिका को सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला उत्पाद स्मार्टफोन रहा और इसने पहले स्थान पर रहने वाले पॉलिश्ड हीरे का स्थान ले लिया, जिसके चलते अप्रैल से जनवरी की अवधि के दौरान भारत से स्मार्टफोन के निर्यात का शीर्ष स्थान UAE की जगह अमेरिका हो गया। इस अवधि में अमेरिका को कुल $4.1 अरब के स्मार्टफोन का निर्यात हुआ, जबकि UAE को $2.2 अरब के स्मार्टफोन का निर्यात हुआ। स्मार्टफोन सहित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्यात फरवरी में 54.8% बढ़ गया और इसमें लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है। फरवरी में UAE को भेजे जाने वाले निर्यात की खेप 23.1% बढ़कर $3.5 अरब हो गई और ये दूसरे नंबर पर निर्यात का गंतव्य रहा। फरवरी में सिंगापुर को होने वाला निर्यात 51.6% बढ़कर $1.85 अरब हो गया। दक्षिण अफ्रीका को $1.16 अरब का निर्यात हुआ। अप्रैल फरवरी की समान अवधि में भारत के निर्यात गंतव्यों में दक्षिण अफ्रीका का स्थान उछलकर 10वां हो गया, जबकि बीते साल की इसी अवधि में ये 16वें स्थान पर था। भारत से दक्षिण अफ्रीका को सर्वाधिक निर्यात पेट्रोलियम उत्पादों का हुआ। फरवरी में शीर्ष के अन्य निर्यात स्थानों में सऊदी अरब, नीदरलैंड, ब्रिटेन, बांग्लादेश और चीन में निर्यात बढ़ा। व्लादिमीर पुतिन ने लगभग 88% वोटों के साथ रूस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। रविवार को मतदान समाप्त होने के बाद पहले आधिकारिक नतीजों के अनुसार व्लादिमीर पुतिन ने 87.97% वोटों के साथ रूस का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। राष्ट्रपति के तौर पर यह उनका 5वां कार्यकाल होगा। वो 2030 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। रूस की सत्ता में व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में 1999 से ही कायम हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चुनाव के शुरुआती नतीजों के बाद मॉस्को से राष्ट्र को उन्होंने संबोधित किया। पुतिन ने कहा कि ये चुनावी जीत रूस के समाज को और मजबूत करेगी। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध पर पुतिन ने कहा कि रूसी सेना हर दिन यूक्रेन में आगे बढ़ रही है।
और आपको बता रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से रूस में आम चुनाव जीत लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन हमेशा के लिए शासन करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो संबोधन में कहा कि व्लादिमीर पुतिन एक तानाशाह हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन सत्ता के भूखे हैं और हमेशा अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने इजराइल का दौरा किया। ओलाफ स्कोल्स ने यरूशलेम में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ओलाफ स्कोल्स ने कहा कि उन्होंने गाजा में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। ओलाफ स्कोल्स ने कहा कि हम फलस्तीनियों को भुखमरी की ओर नहीं ढकेल सकते, इसलिए पहले रविवार को बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रखेगा। और उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। जापान के तट रक्षक और दक्षिण कोरियाई सेना ने इसका दावा किया है। दक्षिण कोरियाई ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अनुसार मिसाइल को उत्तर कोरिया के पूर्वी तट से समुद्र की ओर लॉन्च किया गया था। हालांकि इस पर कोई और विवरण नहीं बताया गया। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की घाटी में पहली बार फार्मूला 4 कार रेस शो को आयोजित किया गया। करीब 4 घंटे तक चली इस रेस में कई मशहूर फार्मूला 4 कार रेस ड्राइवर ने हिस्सा लिया और खेल प्रेमियों का मनोरंजन किया। इस दौरान जेके टायर मोटर स्पोर्ट्स की टीम ने स्टंट और ड्रिफ्टिंग का डेमो दिखाकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फार्मूला 4 कार रेस शो के आयोजन पर खुशी जताई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि पहली बार फार्मूला 4 कार शो श्रीनगर में डल झील के तट पर आयोजित होता देखकर खुशी हुई। इससे जम्मू कश्मीर की सुंदरता को प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। भारत मोटर स्पोर्ट्स को फलने फूलने के बेहतरीन अवसर प्रदान करता है और श्रीनगर उन स्थानों में शीर्ष पर है जहां ऐसा हो सकता है। बीएमसी एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप के खिताब राजस्थान पोलो क्लब के नाम रहा। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में राजस्थान पोलो क्लब ने जिंदल पैंथर्स डेल्टा पोलो को 8-7 से हराकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। राजस्थान पोलो क्लब के लिए रविवार का दिन बेहद खास रहा। दरअसल राजस्थान पोलो क्लब ने बीएमसी एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में राजस्थान पोलो क्लब ने जिंदल पैंथर्स डेल्टा पोलो को 8-7 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में रक्षा सचिव गिरधर अरमने, एशिया ओलंपिक के अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मुकाबले के बाद रक्षा सचिव गिरधर अरमने ने विजेता टीम को बधाई दी। I congratulate the winning team, the Rajasthan club, and I also congratulate the sponsors, the BMC advisors. It was a nail-biting finish, very exciting. The audience enjoyed a lot. नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर कब्जा करने वाली टीम के खिलाड़ियों ने जीत की खुशी जाहिर की। वहीं प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम ने मुकाबले में कड़ी टक्कर देने वाली विजेता टीम को जीत की बधाई दी। आज का मैच बहुत ही दिलचस्प रहा और शुरू से ही जो है दोनों टीम के बीच में राजस्थान पोलो क्लब और जिंदल पैंथर के बीच में बहुत ज़बरदस्त मुकाबला रहा। उन्होंने जितनी उनको पेनल्टीज़ मिली उनकी ज़्यादातर पेनल्टीज़ अंदर गई, हमारी बहुत सी पेनल्टीज़ बाहर चली गई, तो इसलिए एक गोल से जो है वो जीते। इस टूर्नामेंट में देश और विदेश से पहुंचे खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। तो वहीं रोमांचक मुकाबले में खिलाड़ियों द्वारा खेले गए हर एक शॉट ने भी दर्शकों के बीच शमा बांध दिया। It's always exciting match, even you don't know the rules, but
Once you look at what started watching, you know always, and exciting and very nice match today. Very beautiful, and the players very fantastic, very professional. Match was absolutely thrilling till end. Both the teams were playing like fantastically well. 8-7. I mean, you never knew who would win. So we had a fantastic match. Thanks to all the team players who came all along, gave us such wonderful time, and thank you everyone. बहुत ज़्यादा अच्छा था. राजस्थान वर्सेस जिंदल डेल्टा का मैच 8-7 स्कोर रहा और राजस्थान ये मैच जीत गई. जिंदल ने कुछ पेनल्टीज मिस करी, शायद उसकी वजह से मैच कॉस्ट हुआ. बट ओवरऑल मैच बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड इंटरेस्टिंग था. दोनों टीम्स बहुत ज़्यादा अच्छा खेली. बीएमसी एडवाइजर्स द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता की खास बात ये रही कि इसमें हिस्सा लेने वाली टीमों में देश के बेहतरीन पोलो खिलाड़ियों के साथ साथ विदेशी खिलाड़ी भी टीम में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते नजर आए. सुशील कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज. और महिला प्रीमियर लीग को नया चैंपियन मिल गया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने WPL 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया. रविवार को खेले गए फाइनल मैच में आरसीबी की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.3 ओवर में 113 रन बनाए. जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 3 गेंद शेष रहते लक्ष्य को हासिल कर लिया. आरसीबी के लिए खास बात यह रही कि दोनों टीमों के बीच इस लीग में कुल 5 मैच खेले गए हैं और बेंगलोर को पहली बार जीत हासिल हुई, वो भी फाइनल मैच में. और आपको बता दें, खबर आ रही है सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज हो गई है. जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सरेंडर करने को कहा है. तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जिसमें सत्येंद्र जैन को सजा हुई थी और लेकिन वो मेडिकल कारणों से जमानत पर थे, अंतरिम जमानत पर थे. अब उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. 2022 में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरेस्ट किया गया था. तो दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जो नियमित जमानत याचिका उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और त्वरित उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया है. 2022 में ये गिरफ्तारी हुई थी. कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें करीब 9 महीने पहले अंतरिम जमानत दी थी. हालांकि कोर्ट ने उनसे इस मामले से जुड़े गवाहों, शिकायतकर्ताओं आदि पर दबाव प्रभाव का प्रयोग करने, उनसे मीडिया से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संपर्क करने, राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने जैसी कई तरह की पाबंदियां लगाई थीं. तो सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2023 को सत्येंद्र जैन को इलाज के लिए अंतरिम जमानत पर 6 हफ्ते के लिए न्यायिक हिरासत से छोड़ा था. फिर ये अवधि जो है समय समय पर बढ़ती रही और 9 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है. सत्येंद्र जैन की ने फिर जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की ये याचिका जो है वो खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो त्वरित सरेंडर करें. तो सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज हो गई है. मई 2023 में मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें जमानत मिली थी और तब से वक्त पर वो जमानत की अवधि जो है बढ़ती रही. अब एक लंबा समय हो गया है जमानत को और सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सरेंडर करने को कहा है. और अब अगली खबर आपको बता दें कि पाचन समस्याएं काफी आम हैं और काफी लोग इससे प्रभावित भी होते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसका संबंध जो है मस्तिष्क के स्वास्थ्य से भी हो सकता है? बेहतर स्वास्थ्य के लिए गट ब्रेन एक्सेस का ठीक होना बहुत जरूरी है. मस्तिष्क पाचन तंत्र के अक्ष का महत्व क्या है, आइए समझते हैं. हमारी आंत को नियंत्रित करने वाले एंटेरिक नर्वस सिस्टम यानी आंत्र तंत्रिका तंत्र को सेकंड ब्रेन कहा जाता है. ये व्यापक नेटवर्क पाचन में सहायक होता है. कोई समस्या होने पर मस्तिष्क को सचेत करता है और मस्तिष्क के समान रसायनों और कोशिकाओं का उपयोग करता है. बेहतर स्वास्थ्य गट ब्रेन हेल्थ यानी आंत और मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है. भोजन का पाचन कैसा होगा, निष्कासन की प्रक्रिया कैसे होगी, ये सभी गतिविधियां केवल पाचन तंत्र अकेले तय नहीं करता.
इसके लिए मस्तिष्क का सहयोग उपयोगी होता है। आंत और मस्तिष्क के बीच संचार प्रणाली को आंत मस्तिष्क अक्ष यानी गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। जो गट माइक्रोबायोम है ये इम्पॉर्टेंट केमिकल्स या रसायन लिबरेट करता है, और ये लिबरेट जो केमिकल्स होते हैं ये जाते हैं हमारे पेट की जो खून की नलियां हैं उसके द्वारा जाते हैं ब्रेन को। अगर आपका गट हेल्थ सही नहीं है, ये न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से दौरा आ सकता है, जिसकी वजह से लकवा आ सकता है, जिसकी वजह से डिमेंशिया हो सकता है, बिकॉज डिमेंशिया भी केमिकल प्ले है। एसिटाइलकोलिन केमिकल मेमोरी केमिकल है। कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो एसिटाइलकोलिन को बढ़ाते हैं। तो गट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट ब्रेन फंक्शन, नॉट ओनली ब्रेन फंक्शन, मेंटल फंक्शन ऑल्सो। जठरांत्र संबंधी मार्ग भावनाओं के प्रति संवेदनशील होता है। क्रोध, चिंता, उदासी और प्रसन्नता जैसी भावनाओं का आंतों पर असर पड़ता है। मस्तिष्क का सीधा प्रभाव पेट और आंतों पर होता है। खाने का विचार ही भोजन पहुंचने से पहले पेट में पाचन रस उत्पन्न कर सकता है। यदि आंत में समस्या हो तो मस्तिष्क को संकेत जाता है। यदि मस्तिष्क परेशान हो तो आंतों में संकेत भेज सकता है। इसीलिए किसी व्यक्ति के पेट या आंतों की समस्या चिंता, तनाव या अवसाद के कारण उत्पन्न हो सकती है। प्रीबायोटिक्स में आपके मिलेट्स आ जाते हैं, पनीर आ जाता है, और प्रोबायोटिक्स में आपकी जो फर्मेंटेड चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। मिलेट्स जो हैं वो बहुत हेल्दी हैं, जो पाए गए हैं, स्पेशली रागी हो या फॉक्सटेल मिलेट हो, ये बहुत ही हेल्दी पाया गया है। इसके अलावा जो है ग्रीन्स हैं, कोई भी ग्रीन सब्जी जैसे पालक हो या बत्थू हो या फिर सोया साग हो, स्प्राउट्स हो, जो अंकुरित खाना है वो हो। उसके अलावा जो हमारी दालें हैं, जो पल्सेस हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो पाया गया है दूध की चीज़ें जैसे पनीर हो या फिर चीज़ हो, ये भी हेल्दी पाया गया है। उसके अलावा सही जो तेल हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, घी और वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रहे हैं या पीनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ये अच्छा है। अल्कोहल का सेवन, एक बूंद अल्कोहल भी ब्रेन के लिए सही नहीं है। स्मोकिंग जो है अगर आप वो सेवन कर रहे हैं, दैट ऑल्सो डैमेजेस द ब्रेन। यदि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो गट ब्रेन एक्सिस को बेहतर रखें, जिससे आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहे और आपका पाचन भी बेहतर बना रहे। बेहतर मस्तिष्क स्वास्थ्य और अपने बेहतर पाचन स्वास्थ्य से समग्र स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का ये सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।